नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूक्रेन संकट पे। एक वहाँ से अच्छी खबर आज की आ रही है कि यूक्रेन और रूस जो है आपस में शांति वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। अभी जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि ये शांति वार्ता कहाँ पे संपन्न होगी। जाहिर सी बात है, जिन दो पक्षों में युद्ध होता है वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं कि वो एक दूसरे के यहाँ सुरक्षा कारणों से या अन्य कारणों से वो एक दूसरे के यहाँ बैठना नहीं चाहते हैं। तो रूस कह रहा है कि आप बेलारूस जो उसका सपोर्टर देश है, बगल में ही है, यूक्रेन के ऊपर है, कह रहा है कि वहाँ की राजधानी मिन्स्क में बैठ जाओ। और यूक्रेन ने कहा है कि हम जो है पोलैंड की राजधानी वार्सा में आपके साथ बैठ करके एक न्यूट्रल प्लेस पे बैठ करके शांति समझौतों पे बातचीत करना चाहते हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है रूस पे। यूरोप और अमेरिका ने ढेर सारा वहाँ पे सैंक्शन लगा दिया है, आर्थिक जो है सैंक्शन लगे हैं। इवन पुतिन के और रशियन जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनके भी खाते जो है फ्रीज हो चुके हैं। सारी संपत्ति जो रूस के सरकारी बैंकों की हो या सरकारी कंपनियां जो रही हो रूस की, सब पे बड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए डाले गए हैं। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो टोटल इशू है इसका कोर वजह क्या है, कोर रीजन क्या है। तो इसके लिए हमको 100 साल पहले जाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1917 तक रूस में जो है राजशाही शासन था। रूस में एक जो संयुक्त पूरा वहाँ का जो ढांचा था राज्य का, साम्राज्य का, जार का शासन था, उसके खिलाफ 1917 में लेनिन द्वारा बोल्शेविक क्रांति हुई। तो उस क्रांति के बाद से रूस जो है वो स्वतंत्र हो गया और वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। उसके तहत यूक्रेन एक स्वतंत्र राज्य बन गया। लेकिन 1920 में सिर्फ 3 साल बाद ही यूक्रेन जो है फिर से सोवियत संघ का हिस्सा बन गया और 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा ही रहा। 1991 के बाद सोवियत संघ जो कि साम्यवादी क्रांति के तहत बना हुआ देश था, वो उसके 15 टुकड़े हुए, 15 देश बने और उसके बाद यूक्रेन एक अलग देश बना। यूक्रेन उसके बाद से यूक्रेन की मंशा थी कि वो एक रूस के प्रभाव को छोड़ करके एक स्वतंत्र देश के रूप में डेवलप करे। लेकिन रूस ने लगातार उसके ऊपर दबाव रखा, जो एक मजबूत देश था। 1996 में बुडापेस्ट संधि के तहत यूक्रेन के पास दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा परमाणु बम थे। उसके पास लगभग 1880 परमाणु बम थे। लेकिन रूस ने कहा कि ये परमाणु बम तुम हमको दे दो, हम तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं। उस समय रूस में और यूक्रेन में बड़े दोस्ताना संबंध थे। उसने सारे हथियार, उसको परमाणु बम दे दिए और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यूक्रेन जो था वो रूस के पिछलग्गू सरकार वहाँ पे बनती थी, जो रूस के कहने पर ही काम करती थी। लेकिन 2008-9 आते आते यूक्रेन में ऐसी इच्छा उठी कि हम लोग जो है नाटो फोर्सेस की तरफ जाएं तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं रूस का दखल यूक्रेन वालों को पसंद नहीं आ रहा था। 2014 में जो सरकार बनी, वहाँ भी 5 साल में सरकारें बनती है, 2014 में जो सरकार बनी उस सरकार ने नाटो के साथ समझौता करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई। उसी के बाद से व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के ऊपर मतलब एक उनकी चिढ़ पैदा हो गई कि इसको कंट्रोल करना है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो यूक्रेन का जो नक्शा है वो लगभग घुस करके रूस के अंदर घुसा हो, 3 तरफ से, यहाँ ऊपर से और नीचे से, ये चारों तरफ से रूस है और ये ऐसे है। अगर यहाँ पर उसने नाटो के साथ समझौता कर लिया तो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, नाटो फोर्सेज जो है वो रूस के पास आ जाएंगे और जो रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो रूस कतई नहीं चाहता था कि नाटो फोर्सेज यहाँ पर आए। तो इसलिए उसने जो क्रीमिया जो हिस्सा है वो ब्लैक सी का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको ज़बरदस्ती 2014 में रूस ने उसको कब्जा कर लिया। अब उसको कब्जा करने से रूस की जो एसएस पूरी काला सागर में हो गई। काला सागर और तुर्की के माध्यम से सीधा रूस जो है भूमध्य सागर में आएगा। भूमध्य सागर में आने से भविष्य में कभी नाटो फोर्सेस से उनका युद्ध होता है अमेरिका और यूरोपीय लोगों से, तो भूमध्य सागर में उसकी उपस्थिति से अगर उसके वारशिप वगैरह सब मरीन पनडुब्बी नेवल फोर्सेस वहाँ रहेंगी तो वो भी ब्लैक सी और भूमध्य सागर से उनके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। इसके साथ ही उसका जो व्यापार है, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रूस जो है पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, लौह उत्पाद, गेहूँ, कोयला, इन सब का बहुत बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया में, उर्वरक का। तो उसका आर्थिक गतिविधि भी भूमध्य सागर, काला सागर से, भूमध्य सागर, लाल सागर से होकर के एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में और उधर लैटिन अमेरिकी देशों तक उसका सामान आवाज पहुंचेगा। तो उसके कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि जो है वो तेज़ी से चलेगी। तो अगर इन केस अगर यूरोप और अमेरिका का सैंक्शन उसके ऊपर लगता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर से चीन का बहुत बड़ा मार्केट उसके पास है, भारत का बहुत बड़ा मार्केट है। 150 करोड़ लोग चीन के हैं, 120-30 करोड़ की भारत का बड़ा लोगों का मार्केट है। उत्तरी कोरिया है। तो कहीं ना कहीं उसको, और इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो विरोधी देश हैं उनके साथ उसका व्यापार चलेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो उसकी एक तो आर्थिक गतिविधि बहुत बेहतर हो जाएगी, ऊपर उसके बाद सैन्य जो है उसके हथियार, नेवल फोर्सेस को असेसमेंट मिलेगा। जो देश जितना ज़्यादा समुद्र के पास होता है उतना ज़्यादा उसको बेहतर रहता है, उसकी सुरक्षा ज़्यादा सुनिश्चित होती है। तो इस चीज़ को लेकर के यूक्रेन से अच्छा खासा खुन्नस पुतिन खाए हुए थे कि अगर तुम अगर पहुंच गए नाटो फोर्सेस में तो ये हमारे लिए ख़तरा होगा। हमेशा से तुम्हारे यहाँ हमारी सरकार रही है, उनका एक तरीके से सीधा सीधा यूक्रेन को मैसेज रहा है। अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति बने हैं 2014 के बाद से 2019 में जब चुनाव हुआ, तो वहाँ के बड़े फेमस कॉमेडियन और एक्टर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो एक कॉमेडियन थे, वो उनका सीधा क्लियर कट नीति थी कि हम नाटो के साथ शामिल होना चाहते हैं। इस बात को लेकर उनके और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बड़ा तनाव था। अब इस तनाव को लेकर के आज ये स्थिति युद्ध तक आ गई है। अब नाटो फोर्सेस जो है इसलिए इस युद्ध में नहीं उतरे हैं कि उनको लगता है कि यूक्रेन का जो जाहिर सी बात है बड़ा कमज़ोर है, रूस मजबूत है। ये युद्ध जो है एक सांकेतिक होगा और कुछ समय के लिए ही होगा। जैसा कि आप देख ही रहे कि दोनों पक्ष 3 ही दिन में वार्ता के मेज पे आ गए हैं। अगर इसमें अमेरिका और नाटो फोर्स आ जाती, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, 16 हज़ार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली उनके पास मिसाइलें हैं, सबमरीन हैं, हथियार हैं। इवन सिर्फ रसिया और अमेरिका के पास लगभग इतने परमाणु हथियार हैं कि पूरी पृथ्वी को अकेले 12 बार ख़त्म कर सकते हैं। तो इनके बीच में कभी भी युद्ध होगा तो वो युद्ध पूरी मानव को पूरी तरीके ख़त्म करने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। और एक बार इसीलिए कोई देश युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, अवॉइड किया जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा युद्ध ना हो। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये उसने यूक्रेन को छोड़ दिया, विश्वसनीयता अमेरिका के ऊपर नहीं की जा सकती, तो ये कोई बच्चों की बात नहीं है, इसमें पूरे मानवीय समाज के हित जुड़े हैं। तो बच्चों की जब लड़ाई होती है तो बड़ों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यही देखा जाता है। तो यूक्रेन यहाँ पर बच्चा है, रूस बड़ा आदमी है। यहाँ पर नाटो और अमेरिका ने संयम दिखाया, उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर माइलेज जो है चीन और रूस के खड़े होने से, बड़े हथियारों के होने से कहीं ना कहीं एक युद्ध का संकट टल गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक नीति होती कि रक्षा पे ज़्यादा व्यय करना देशों युद्ध से बचाता है और अच्छे खासे स्तर पे जन और धन की हानि को भी रोकता है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे देखा है कि दोनों शक्तिशाली होने की वजह से दोनों के बीच में युद्ध जो है नहीं हुआ और एक छोटे से युद्ध के बाद ही दोनों पक्ष जो है वार्ता की टेबल पर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।